हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों के लिए एक शानदार सा टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अभी तुम लोगों के लिए पार्ट 3 है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम लोग बस इस 3 चैप्टर में से मेंस्ट्रुएशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन 3 चैप्टर में से जितना मैं बताऊंगा बस उतना ही कर लेना। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि तुमने पूरा साल अगर नहीं पढ़ा भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं जितना बोलने जा रहा हूं तुम बस उतना ही पढ़ लेना। अदरवाइज उसके बाहर कुछ भी मत पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने बहुत सोच समझ के प्रीवियस ईयर का सवाल उठा उठा के मैंने देखा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैथमेटिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं कभी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल एक चैप्टर है, पता है सबको, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ठीक है, तुम्हें क्या करना है, एरियाज, एक मिनट, क्या करना है, एरियाज ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट जो फॉर्मूलाज होता है तुम लोगों के पास, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक है तुम लोगों के पास एरिया, फिर और एक होता है क्या, तुम लोगों के पास और एक होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इन दो फॉर्मूला से जितने भी सवाल बनते हैं तुम लोग कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तुम लोग दिमाग इतना भी मत लगाओ, सिर्फ ये दो फॉर्मूला लगाओ। और सवाल का टाइप्स कैसे होंगे देख लो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डाल के रखा है, देखो यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, एक सेक्टर का एरिया बताओ ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। एंगल कितना एंगल है? 30 एंगल। सवाल ऐसे दिया जाता है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। ये सवाल का टाइप देख लो, ऐसे ही सवाल आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर होता है एक, माइनर सेक्टर एक होता है। तुम एक काम करो, मेजर भी कैसे निकलता है वो भी सीख लो, माइनर भी सीख लो, उसके बाहर कुछ भी मत देखो, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। और लास्ट ये वाला देखो, एक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, दो फिगर को एक साथ किया जाता है कैसे, जैसे शेडेड रीजन। जैसे कि एक मैंने सवाल यहाँ पे डाल दिया, तुम लोग क्या बताओ, ए कार हैज 2 वाइपर्स। ठीक है, व्हिच डू नॉट ओवरलैप। क्या करता है? ओवरलैप नहीं। कार के सामने शीशे में जो होता है ना, ऐसे वाइपर जो रहता है, जब बारिश गिरता है तब मतलब ग्लास को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक वाइपर का ब्लेड कितना है? 25 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, थ्रू एन एंगल 115। तो एक वाइपर जो ऐसे जो ग्लास को ऐसे क्लीन करता है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना डिग्री एंगल तक क्लीन करता है? 115 डिग्री एंगल तक क्लीन करता है। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो ये कितना एरिया क्लीन करता है? तो पता ही है तुमको, सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही थोड़े बहुत सवाल आ जाएंगे तुमको, थोड़ा बहुत रियल लाइफ के जो तुमको दिखाई देता है कि ये कैसे काम कर रहा है, उसी टाइप से सवाल आएंगे। ज्यादा इतना मत सोचो, ज्यादा क्रिटिकल करने का कोई जरूरत भी है ही नहीं। जितना मैंने बोला है तुम बस उतना ही करो और जाके एग्जाम पे बिंदास बैठ जाओ, अच्छा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख के रखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन्स, सिलेंडर एंड फ्रस्टम्स। यही कुछ पढ़ लो, आदर्श मत पढ़ो। ठीक है, इतना ही पढ़ लो। इन लोगों का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, तुम लोग देख सकते हो, रीड ऑल द फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला को मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ से हर साल एक ना एक सवाल बनता है, 100% बनता है, हर साल एक ना एक सवाल बनता ही है। तो अभी किससे देगा ये मैं नहीं बोल सकता, ये कोई भी नहीं बोल सकता, जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा उसी को ही पता होता है। तो तुम लोग एक काम करो, एक भी फॉर्मूला मत छोड़ो। ठीक है, एक एक फॉर्मूला को तुम याद करके जाओ, कैसे फॉर्मूला को यूज किया जाता है वो भी याद रखो, उसके बाहर कुछ मत पढ़ो, बस बिंदास रहो। और फिर क्या है यहाँ पे, कन्वर्शन बिटवीन यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम्स। अभी तुम लोगों को पता ही है, तुम लोगों को सवाल में जो होता है वॉल्यूम निकालना होता है, उसके बाद लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मीटर क्यूब के साथ लीटर का क्या रिलेशन है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब के साथ लीटर का क्या मतलब रिलेशन है। जैसे तुम सबको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, फिर क्या होता है, बताओ, फिर क्या होता है, बताओ, नहीं बताओगे तो देखो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ऐसे टाइप के सवाल मिलते हैं। ठीक है, तो तुम लोग इस मतलब कन्वर्शन करना तुमको आना चाहिए कि 1 लीटर कैसे बनता है, कितने मीटर क्यूब में लीटर बनता है,
या फिर कितने सेंटीमीटर के साथ लीटर का क्या रिलेशन है, या फिर यहाँ पे और एक मैंने लिखा है क्यूबिक मीटर के साथ क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, उसका भी रिलेशन तुमको याद मतलब दिमाग में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में जाके ये सब तुम दूसरों के कॉपी में ऐसे झांकने से अच्छा है खुद याद करके जाओ, ठीक है। अपना राजा खुद बनो, दूसरों के भरोसे एग्जाम में मत जाओ, ठीक है। अभी कोई बच्चे बोलेंगे कि सर आप भी तो जाया करते थे, इसीलिए बोल रहा हूं मत जाओ, क्योंकि हमें भी अभी पछतावा हो रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ऐसे सवाल भी बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, एक ना एक सवाल 100% बनेगा। तुम यहाँ पे 100% नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1000% आंख बंद करके एग्जाम में चले जाओ, इस टॉपिक से एक ना एक सवाल बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कॉन ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर बनाओ ऐसा और इसके ऊपर एक कॉन बनाओ ऐसा, तो दो शेप मतलब दो शेप को क्या गया कॉम्बिनेशन किया गया, दो सॉलिड्स को कॉम्बिनेशन किया। अब इसका एरिया पूछेगा या फिर तुमको वॉल्यूम पूछेगा, तो इस टाइप का सवाल करके जाओ। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा ही है ए कॉन ऑन ए हेमिस्फीयर, ए कॉन ऑन ए हेमिस्फीयर, इस टाइप का सवाल जरूर बनता है। हर साल एक ना एक सवाल ये लोग देते ही है, 100% नहीं बोल रहा मैं, 1000% बोल रहा हूँ। तुम करके जाओ, बिंदास रहो, एग्जाम में जाके फोड़ के आओ, मुझे पता है तुम फोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का स्टैटिस्टिक्स, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिस साल हर साल मतलब सबको पता चलता है कि इस चैप्टर से क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, टॉपिक क्या आने वाला है, ये सबको पता चलता है। क्या है, तुम मीन पढ़ो, मीडियन पढ़ो एंड मोड पढ़ो, अदर्स कुछ मत पढ़ो, एग्जाम में जाके बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, बस हो गया तुम्हारा काम खत्म। तुम बिंदास स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से जो भी आएगा उड़ा के आ सकते हो। और अगर ग्राफ आया, टेबल देने के बाद ग्राफ आया, तो इसके बाहर मत पढ़ो, ठीक है। ऑगाइप का जो ग्राफ होता है उसके बाहर कुछ मत पढ़ो, बस यही दो पढ़ लो और कुछ मत पढ़ो। ये क्या है, मीन मीडियन मोड पढ़ लो और अदर्स फाइंड मीडियन यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ऑगाइप का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ बनाओ, फिर वहां से तुम सवाल जितने भी सवाल हो तुम्हारे बुक्स में एक एक करके उड़ाओ, कॉन्सेप्ट को तुम ले लो, बस खत्म। तुम्हारे लिए यही एग्जाम में यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और लास्ट चैप्टर में हम लोगों का क्या बचा है, लास्ट चैप्टर में प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर देख के मुझे याद आ गया, ठीक है। क्या है यहाँ पे, बेसिक प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन, डेफिनेशंस जो होते हैं प्रोबेबिलिटी में, बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो छोटा मोटा डेफिनेशन होता है वो सब पढ़ लो, क्योंकि 1 मार्क का डेफिनेशन आता ही है। मैथमेटिक्स मतलब सिर्फ मतलब तुमको न्यूमेरिकल ही नहीं मिलता है, कभी कभी 1-2 मार्क का तुमको डेफिनेशन भी लिखना होता है, तो डेफिनेशंस पढ़ लो। फिर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से 100% श्योर सवाल आने वाला है, 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 200% लिख लो, सवाल आने वाला है। दूसरा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। यस, कोई भी एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहता है, बाहर नहीं रहता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता और 1 से कभी बड़ा नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। हमेशा कितना रहेगा, 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 1 होगा, लेकिन 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यह क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। इसी को ऐसे लिखा जाता है, या फिर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर सॉरी यहाँ पे 10 आ गया, ये 10 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, तो 1 से छोटा होगा। दूसरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस इज 1। तुम एक मतलब एक प्रोबेबिलिटी, एक सैंपल इसमें जितने भी पॉसिबल चांसेस है, सब चांसेस को, सब प्रोबेबिलिटी को तुम एक साथ जोड़ोगे ऐसे, तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें हमेशा कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ये मैंने क्यों डाला है, ये मैंने इसलिए डाला है ताकि तुम लोगों का एमसीक्यू का जो दिमाग होता है वो ही क्लियर हो जाए। एमसीक्यू में जो छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोगों का एमसीक्यू भी इसके साथ साथ क्लियर रह जाए, ठीक है। लास्ट क्या है, फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0। जैसे तुम्हें कोई अगर पूछे कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड से तुम्हारा शादी होने का कितना % चांस है, तो तुम बोल देना 0। इम्पॉसिबल इवेंट, इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा शादी जिंदगी में कभी होगा भी नहीं, ये तुम लिख के ले लो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मतलब दुनिया का हर एक बंदा बोलेगा कि नहीं होगा, तुम ये लिख के रख दो, ठीक है। वही तुम लोग ये सोच लेना कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 है। इम्पॉसिबल क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पॉसिबल इवेंट, जो अभी तुम्हारे लाइफ में चल रहा है वही इम्पॉसिबल इवेंट चल रहा है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे, फॉर एन सर्टेन इवेंट PE = 1, ठीक है, मतलब 100% श्योर ऐसा होगा,
तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं, अगर तुम इन्हीं टॉपिक में से पढ़ के जाओगे तो मैं 100% श्योर बोल सकता हूं तुम्हें 80% से ज्यादा मिलेगा। तो उसको हम किस प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, पी। तो यही अगर कोई पूछे कि ये वाला वीडियो देखने के बाद मुझे 80% से ज्यादा मिलने का चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम बोल देना इट्स एन सर्टेन इवेंट, 100% श्योर है मुझे मिलेगा और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और मिनिमम क्या होता है, वो 0। लास्ट में क्या है, प्रॉब्लम्स कर लेना थोड़ा बहुत। इवेंट्स लाइक टॉचिंग कॉइन, एक कॉइन को टॉच करने के बाद क्या होता है, ठीक है, रोलिंग ए डाइस, ठीक है, डाइस का, ड्रॉइंग कार्ड्स, जुआ खेलते हो ना, कार्ड्स, हाँ वही ड्रॉइंग कार्ड्स, उसमें से सवाल देख लेना, रोलिंग डाइस उसमें से, और टॉसिंग ए कॉइन। इसके बाहर कुछ मत देखो। जितना मैंने समझा, वैसे भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने पूरा का पूरा बोल दिया है तुम लोगों को। पार्ट 1 में मैंने एल्जेब्रा पोर्शन को मतलब कवर किया, पार्ट 2 में मैंने जियोमेट्री पोर्शन को कवर किया, और पार्ट 3 में जितना बाकी था उतना सब कुछ कवर कर लिया। अभी देखो भाई, पढ़ना है या नहीं है वो तुमको पता है, लेकिन तुम्हें मतलब किस रास्ते से जाना है वो तुम्हें मैं दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़ोगे, मैं तुमको इतना इजी करके दे रहा हूं कि ये टॉपिक आ जाएगा, पूरा बुक्स को मैं छोटा बना के सिर्फ कुछ ही गिने चुने टॉपिक तुमको बता रहा हूं कि ये टॉपिक से आएगा। फिर भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो भाई तुम छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, कुछ दूसरा कुछ कर लो, लेकिन अभी के लिए पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। तो मेहनत करो, और जो बच्चे नहीं हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो अच्छे से मेहनत करो। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या बोलना चाहता हूं मैं, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और कमेंट सेक्शन में ये बोल दो कि तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा, या फिर तुम लोगों को मैथ में किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी फील हो रहा है कि ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं अभी। तो प्लीज तुम लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक लिख दो। मैं 100% श्योर के साथ बोल सकता हूँ कि मैं उस टॉपिक पे जरूर 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 वीडियो लाऊंगा, ठीक है, और पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई शुरू करो।